सह वीर्यम् करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। वास्तुशास्त्र के मूल ग्रंथों के माध्यम से अपन वास्तु संबंधी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तु का स्कोप भी देख रहे हैं कि कितनी चीजों को वास्तु कहते हैं। तो कहा अणुरणियान महतो महियान, यानी छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो भी होती हैं वो सब वास्तु है। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। चाहे सूर्य पे कोई हलचल हुई हो, अन्य कोई सौरमंडल में परिवर्तन हुआ हो, उससे पृथ्वी प्रभावित होती है, हम सब प्रभावित होते हैं। तो इसलिए इसकी स्टडी सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति से हुई और जितने सूक्ष्म स्तर पर जाकर कार्य कर सकते हैं वो उतना प्रभावशाली होता है। तो सौरमंडल का वर्णन पिछली इकाई में, पिछले पाठ में देखा। आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन जो 5वां अध्याय है सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ का, जिसका कि नाम भुवन कोश है, जिसमें इस पृथ्वी से संबंधित वर्णन किया गया है, उसको देखने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें 5वें अध्याय में यह बताया है कि ये पृथ्वी जो है वो किस आकार की है, उसकी परिधि कितनी है, उसका व्यास कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है। इससे हमको यह भी ज्ञात होता है, मालूम होता है कि उस समय भी जो अपना गणित था वो बहुत एडवांस था, बहुत डेवलप्ड था और उनको पाई का मान ज्ञात था और बहुत सूक्ष्म गणना वो कर पाते थे। राजा भोज ने सम्रांगण सूत्रधार, जो कि वास्तु का ग्रंथ है, उसके अतिरिक्त ज्योतिष के, आयुर्वेद के अनेकानेक विषयों पे अपने ग्रंथों की रचना की है, 84 टेक्स्ट की। उन सबको जब मिलाकर देखते हैं तो ये हमको ज्ञात होता है कि एक ही ब्रेन में, एक ही मस्तिष्क में पूरा ज्योतिष भी है, गणित भी है, सामुद्रिक भी है, साहित्य भी और अनेकानेक विद्याएं के वो ज्ञाता थे। उनको महाराजा धीराज कहते थे, भोजदेव। तो उस अध्याय में ये वर्णन अपने को प्राप्त होता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, अब उस समय कैसे 10वीं शताब्दी में और उसके पहले के ग्रंथों के आधार पर कैसे ये गणना की गई होगी, ये शोध का भी विषय हो सकता है। फिर उसमें 7 द्वीपों का वर्णन है, समुद्रों का वर्णन है, पर्वत का वर्णन है, कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से द्वीप हैं। उसी में विभिन्न, जब वर्ष की भी बात आई तो जो जम्बू द्वीप है उसमें भारतवर्ष का वर्णन है और उसमें यह आकार भी दिया कि ये भारत जो है वो धनुषाकार है, उत्तर में हिमालय है, अन्य 3 और समुद्र है। कैसे उस समय ये सब उनको ज्ञात था, ये भी एक शोध का विषय है कि भाई कैसी वो टेक्निक उस समय कितनी एडवांस डेवलप थी जो इस प्रकार का सर्वे वो कर पाते थे। फिर इस पूरे अलग अलग जो वर्ष हैं, 9 वर्ष का वर्णन मिलेगा। उनमें किस किस प्रकार के व्यक्ति रहते हैं, उनका भोजन क्या है, उनकी आयु क्या है। ये भी एक शोध का बड़ा विषय है कि जो भोजन प्रिस्क्राइब किया और हजारों हजार वर्ष की जो आयु प्रिस्क्राइब की है, उससे हमको ये रहस्य का उद्घाटन भी हो सकता है कि किस प्रकार का भोजन करने से स्वास्थ्य कैसा रहता है, आयु कैसी रहती है। और जब समुद्रों का वो वर्णन करते हैं
तो चूंकि राजा भोज विभिन्न विषयों के ज्ञाता थे, तो हमारे शरीर में स्थित जो विभिन्न चक्र हैं, चाहे मूलाधार हो, चाहे स्वाधिष्ठान हो, चाहे मणिपुर हो, चाहे अनाहत हो, विशुद्धि हो, आज्ञा हो, ऐसे जो विभिन्न चक्र योग के अंतर्गत आते हैं, उसका कुछ ना कुछ संबंध इन समुद्रों से भी है। तो जब यह रहस्य योग की दृष्टि से खुलेगा, तो ये समुद्रों का रहस्य भी खुलेगा कि वो दूध का समुद्र है, आज घी का समुद्र है, दही का है, मद्य का है, क्षुरस का है, मीठे जल का है। ऐसे अनेकानेक प्रकार का वर्णन मिलता है। फिर इसी अध्याय में ग्रहों के, नक्षत्रों की गति है, उनकी परस्पर दूरी है, कितने समय में वो कितना ट्रेवल करते हैं, उसका भी वर्णन हमको प्राप्त होता है। और समय की जो इकाई होती है, जिसको अपन आजकल घंटा, मिनट, सेकंड्स कहते हैं, उससे भी बहुत सूक्ष्म इकाई या सम्रांगण सूत्रधार ग्रंथ में अपने को प्राप्त होती है। और इसके जो विभिन्न काष्ठा आदि कहे गए हैं, परमाणु इसमें बताए गए हैं, संख्याएं इसमें बताई गई है, उससे ये ज्ञात होता है कि बहुत सूक्ष्म रूप से भी समय की गणना या कैलकुलेशन की जाती थी। उसी आधार पर ये बता पाते थे उस समय के जो तीव्र एस्ट्रोनॉमी का नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखने वाले, कि वो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण किस समय लगेगा, कब वो मुक्त होगा, कौन कौन से कॉमेट वगैरह आएंगे। तो इस प्रकार से ये जो इकाई है, जिसका नाम भुवन कोश कहा है, उसमें पृथ्वी, उसमें द्वीप, उसमें पर्वत, उनकी ऊंचाई, उनके मान, उनकी लंबाई, उनमें विभिन्न वर्ष अर्थात देश, जैसे भारतवर्ष है, ऐसे विभिन्न देश का वर्णन है, किस प्रकार के व्यक्ति वहां निवास करते हैं, उनका भोजन क्या है, उनकी आयु क्या है। इसको आगे अपन जब जो 6वां अध्याय है उसको देखेंगे, जिसका नाम सहदेवाधिकार कथा है, तो ये अध्याय उनका भोजन इत्यादि वो रूप से स्पष्ट होगा कि चेतना का जो स्तर है वो उस समय सत्वगुण प्रधान चेतना थी, कृतयुग था, और कैसे मनुष्य और देवता साथ साथ रहते थे, वास्तु पुरुष की उत्पत्ति नहीं हुई थी, पूर्णचंद्र था। इसको आगामी पाठ या इकाई में देखेंगे। अभी तो ये बताया कि इसमें भुवन कोश का वर्णन अपने को प्राप्त होता है। तो अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।